नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। वंदे मातरम पर सियासत की तस्वीरें कोई नई नहीं है। वंदे मातरम गाने ना गाने को लेकर विवाद अक्सर देखने को मिला। अब नया विवाद मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया, जहां नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम पर विवाद हुआ और यह विवाद अब धर्म बना राष्ट्रवाद की बहस में बदल चुका है। इस सत्र में कांग्रेस पार्षदों ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम वंदे मातरम गाने के लिए इजाजत नहीं देता है। बस फिर क्या था, सदन में इसे लेकर बहस छिड़ गई। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने तो है ही, पर अब एमआईएम भी सियासी संग्राम में कूद चुकी है। बीजेपी का कहना है कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस पर कांग्रेस कह रही है कि हमें किसी से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यानी सवाल सिर्फ एक गीत का नहीं है, सवाल है विचारधारा का, पहचान का और वोट बैंक की राजनीति का भी। क्या वंदे मातरम पर विवाद देशभक्ति की कसौटी बन गया है या फिर यह सियासत की नई स्क्रिप्ट है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी तूफान बन चुका है। मामला तब गरमाया जब कांग्रेस पार्षद रुवीना खान के बयान पर बवाल खड़ा हो गया और देखते ही देखते यह मुद्दा स्थानीय स्तर से निकलकर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया। बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कड़ा रुख अपनाया तो कांग्रेस ने इसे बेवजह तूल देने की कोशिश बताया। इसी बीच असउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री ने इस विवाद को और हवा दे दी है। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि रुवीना खान उनके संपर्क में है, यानी कि एक नगर निगम के सत्र से शुरू हुआ मुद्दा अब राजनीतिक दलों के बीच सीधी टक्कर का कारण बन गया है, जहां वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। पहले ये सुनिए कि कांग्रेस पार्षद रुवीना खान और कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख क्या कह रही हैं। अब वो हमसे बोल रहा है यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो दादागिरी तो हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते। काय के लिए हम दादागिरी से किसी की बात सुनेंगे? दूसरी बात, हम जनगण मन गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाते हैं, सभी गाते हैं। एक हमारे इस्लाम में मना है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मना है तो मना है। ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत भी करते, क्योंकि हमारा हुक्म है, ये धार्मिक है। कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता है और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये गीत है। वंदे मातरम बोलना क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि वंदे मातरम किसी धर्म विशेष का गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जाने का रास्ता भी दिखा दिया। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि रुवीना को देश से जाना होगा, तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे नजरों से धीरे धीरे उतर रहे हैं। वंदे मातरम तो कहना होगा, और वंदे मातरम ये केवल धर्म विशेष का गीत नहीं है। किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें तो मातृभूमि सबसे ऊपर है, और वो लोग जो डींगे हाँक रहे हैं, यदि इस्लाम की बात करें तो उसमें भी मादरे वतन सबसे ऊपर है। जो व्यक्ति मातृभूमि की, मादरे वतन की इज्जत नहीं करता उसको जीने का अधिकार नहीं है। और यदि वंदे मातरम नहीं गाना, ताकत के साथ पाकिस्तान चले जाए ना, हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम गाना होगा। इस तरह की दादागिरी की बातें नहीं चलेंगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता तो भाई ये कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं है। ये तो भारत स्वतंत्र एक देश है जो संविधान के सिद्धांतों पर चलता है, और संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। संविधान राष्ट्र की आत्मा है। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो धीरे धीरे जनता की नजरों से उतर रहे हैं।
वंदे मातरम विवाद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वंदे मातरम पर किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत के सम्मान पर न किसी को आपत्ति थी, न है और न रहेगी। भारत देश के संविधान में, कांग्रेस के संविधान में, देश की आजादी के पूरी यात्रा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के महत्व को किसी को बताना या किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपना महत्व है और ये हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इंदौर से उठा वंदे मातरम का विवाद अब सिर्फ एक नगर निगम का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की सियासत का बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और सम्मान से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बेवजह का विवाद बताकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने इस बहस को और तीखा बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक पार्षद का बयान और उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। क्या वंदे मातरम अब सियासी हथियार बन गया है या फिर यह सच में भावनाओं और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा मुद्दा है? फिलहाल बयानबाजी तेज है, सियासत गर्म है और अब नजर इस बात पर है कि यह विवाद आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सुमित रघुवंशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। और भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहा हूं आपसे सुमित जी, क्या वंदे मातरम कहना ही देशभक्ति की अनिवार्य शर्त है? जो नहीं कहता वो देशभक्त नहीं है? यही तमाम सवाल इन प्रतिक्रियाओं से भी सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है। वंदे मातरम हमारे देश के गौरव का विषय है, हमारे देश की अस्मिता को दिखाता है, हमारे देश की संप्रभुता को दिखाता है, हमारे देश की अखंडता को दिखाता है। वो गीत जिसने हमारे देश की आजादी की लड़ाई में एक उद्घोष साबित हुआ, जिसने एकता के मालम में पिरोने का काम किया, वो दो शब्द बोलने में यदि किसी को शर्म आती है तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का ये क्या इनका विचारधारा है, क्या इनकी सोच है और इनको समर्थन करने वाली कांग्रेस की क्या स्पष्ट नीति है, ये दिखती है। नहीं सुमित जी, लेकिन एक जो दलील लगातार दी जाती है कि धार्मिक आधार पर वंदे भारत माफ कीजिएगा वंदे मातरम नहीं कहने की बात जो सामने आती है, तो क्या इसका भी सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले देश प्रथम है। देखिए, कांग्रेस के अभी जीतू पटवारी जी का एक बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सबको अपनी प्राथमिकता तय करने का अधिकार है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अपनी प्राथमिकता तय करी। उनने रुबीना खान को बाहर किया क्योंकि रुबीना खान ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस जाए भाड़ में। उनने सोफिया शेख को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किया क्योंकि उनने देश को अपमान किया था। उनने अपने अधिकारों का संरक्षण कर लिया। लेकिन कांग्रेस की नीति इसमें निर्धारित हो गई, कांग्रेस की सोच इसमें स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के लिए पहले पार्टी है, उसके बाद देश है। यश जी, आपका रुख करता हूं। हालांकि आपके ही गठबंधन वाले दल का ये विरोध जरूर सामने आया, लेकिन आप लोग भी इस तरह को लेकर, आपके भी तमाम नेता हैं, जितने भी मुस्लिम नेता खासकर जो हैं वो इस पर खुलकर इसी तरह से बात करते हैं कि धार्मिक व्यवस्था का हवाला देते हैं। लेकिन अब क्या है, जो बात सुमित जी कह रहे हैं, धर्म पहले या देश पहले? राघवेंद्र भाई, मुझे नहीं मालूम कि हकीकत में क्या हुआ है, लेकिन मैं बात आगे बढ़ाता हूं। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति आपके पैनल में नहीं है? मुझे उम्मीद है आपने उन्हें बुलाया होगा, वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बुलाया। तो बिना जिसके विषय पे हम बात कर रहे हैं उसका पक्ष रखे हुए अगर हम चर्चा कभी भी करते हैं तो दर्शकों तक या हमारी पैनल की सार्थक चर्चा नहीं पहुंच पाती। और यही काम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक करती है कि जब सरकार पे सवाल हो या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल हो, पैनल में नहीं आएंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पैनल से दूरी बना लेना, और ये ट्रेंड हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चल रहा है। अच्छा। और उसको फॉलो करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यहां भी वही चीज हो रही है कि बॉल फेंकने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और उसको लपकने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। यहां कोई विषय नहीं था, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, यहां देशभक्ति की कोई बात नहीं है।
मैं जितना सुमित भाई को व्यक्तिगत जानता हूं, कहीं कोई बात नहीं है कि वो व्यक्तिगत तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी में, कल अगर दल परिवर्तन करते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है, कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, तो मैं इनकी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र हित के सवाल पे कहीं प्रश्न चिन्ह लगाऊं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में। तो अगर आज कांग्रेसियों को यह कहा जाता है कि इनकी विचारधारा ये है, तो जो भाजपा में आते तो विचारधारा तो उसी से निकले हुए हैं, तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। एक बात। दूसरा बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये सारे सवाल करती है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, तो बड़ा हास्यास्पद लगती है स्थिति। वो भारतीय जनता पार्टी जब आजादी के दीवाने ये आजादी का तराना गाते थे, तब ये घर में दुम दुबा के भाग जाते थे। इन्हें पता नहीं क्या उन आजादी के तरानों से, उन आजादी के दीवानों से डर लगता था। इनके पितृ पुरुष आरएसएस के संस्थापक लेटर लिख लिख के कहते थे किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप को आधिकारिक रूप में दूर रखते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को अनुसरण करती है। वो आरएसएस के लोग जो कहते हैं हमें भारतीय जनता पार्टी मत समझो, यानी भारतीय जनता पार्टी की नीति से खुद को दूर रखती है। और भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, हमारे पितृ पुरुष और हमारी महानायक तो यही आरएसएस के लोग हैं। हमारा संगठन मंत्री अध्यक्ष की ज्यादा ताकतवर स्थिति पद वाला जो होगा वो आरएसएस से ही आएगा, सीधे भर्ती होगी, ना वो कभी राजनीति में होता होगा, ना किसी पार्टी का सदस्य होगा, हमारे यहां आएगा सीधे और हम उसे सिंहासन पर बैठा लेंगे। तो यहां जो बात चल रही है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, महापुरुषों के नाम पे और ये तमाम चीजों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सुविधाओं से दूर करना चाहती है। आज किसानों के हालात क्या है, व्यापारियों के हालत क्या है, विद्यार्थियों की हालत क्या है, सब वर्ग परेशान है। उस पर चर्चा ना हो। चर्चा किस पे हो? इन्हीं सब हमारे महापुरुषों और सभी चीजों के ऊपर होती रहे, ताकि आम आदमी हमेशा त्रस्त बना रहे। यह भारतीय जनता पार्टी की प्रथम चॉइस है और उस चॉइस पे भारतीय जनता पार्टी खेलती रहती है। तो आज स्कूल का सत्र शुरू हो गया। हर साल का वही रोना है, किताबें महंगी, यूनिफॉर्म महंगी, वही दुकानें, वही सब चीजें। क्या स्थायी समाधान कर पाई है भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश के अंदर इतने समय से, मैं इंदौर की बात करूं, भोपाल की बात करूं, अगर हम इंदौर पे इतनी चिंता करते क्या ये राष्ट्रभक्ति नहीं है कि बच्चे पढ़ें, बड़े शिक्षित हो, अच्छा उनको माहौल मिले? ये महंगी किताबें, महंगी शिक्षा किसके दौर में है? भारतीय जनता पार्टी के दौर में है। सुमित जी, असल मुद्दे छिपाए जा रहे हैं इसके आड़ में। देखिए, यश भारती जी को एक तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारों की पत्रों का वो कहां से मिलता है मुझे तो पता नहीं। हम लोगों को तो शुरू से राष्ट्रभक्ति सिखाई गई है, राष्ट्र प्रथम की भावना हमको सिखाई गई है। उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं की चिंता करो, हमको ये सिखाया गया है। पता नहीं यश भारती जी शायद पहले संघ में या भारतीय जनता पार्टी में रहे होंगे और उसके बाद उनके विचारों में परिवर्तन। यश भारती जी के मुख से एक शब्द भी कांग्रेस के दिए गया बयान, कांग्रेस की दी हुई चुप्पी और इसके मौन समर्थन, राष्ट्र के प्रति विरोध का मौन समर्थन के ऊपर एक शब्द यश भारती जी ने नहीं निकाला, क्योंकि यश भारती जी अंदर ही अंदर कांग्रेस के साथी हैं, उसके समर्थक हैं। वो तो है ही। तो मैं यही बोल रहा हूं कि एक शब्द भी डिबेट का जो टॉपिक है उस पर नहीं किया। अब कांग्रेस का कोई पार्षद सदन के अंदर यदि देश का विरोध करता है, देश के अपमान करता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंह में शब्द डाले। निश्चित तौर पर विकास पर यश भैया आपके साथ इसी चैनल पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं, विकास के मुद्दों पर, आज के मुद्दों पर तैयार हूं। लेकिन क्या हम आज के मुद्दों पर बात यदि नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस इस प्रकार का विरोध कर रही है, देश का अपमान कर रही है, तो इस पर चर्चा करना आपको उनके साथ में खड़ा करना नहीं दर्शाता है। राघवेंद्र जी, मेरे दो चार छोटे से सवाल हैं, उसके जवाब हमारे भाई सुमित भाई से दिलवा दीजिए। ठीक है, पूछिए। नए नियम बने हैं, उन नए नियमों के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं और कितने अनुसरण? मैं कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उन नए नियमों का अनुसरण करने की बात के नाराज हो जाते हैं। आपके इस चैनल पे आपको ध्यान होगा, ओझा जी के अपन बैठे थे और अब इनके बड़े मीडिया सह मीडिया प्रभारी हैं, वो नाराज हो गए थे, बार बार डिबेट छोड़ के भाग रहे थे। तो मुझे लगता है सुमित भाई को नए नियमों का मालूम होगा। ठीक है, चलिए ना, नियम का 190 सेकंड में 190 सेकंड में गायन का नियम बना दिया गया है। मुझे आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मिला जो बिना देखे तो छोड़िए, देख के 190 सेकंड में अभी तक गायन कर पाया हो। क्या सुमित भाई पहल करेंगे आपके चैनल से? ये लोग तैयार क्या सुमित भाई तैयारी करके आए? आज तो बहुत दिन हो गए, नियम बनाए हुए, क्या अभी तक हो गया? इनके यहाँ तो बहुत ट्रेनिंग चलती है, प्रशिक्षण चलते हैं। मुझे लगता है अभी तक ट्रेन हो गए होंगे। देख के 190 सेकंड, ये लोग तैयार देख के 190 सेकंड हो जा साहब,
नहीं एटलीस्ट एक अच्छा संदेश सुमित भाई की तरफ से, अरे वो स्वराज एक्सप्रेस के चैनल पे ओझा जी के एंकरिंग में 190 सेकंड में सुमित भाई पढ़ के बता देंगे। नहीं पढ़ लेंगे, वो तो एटलीस्ट देख के भी पढ़ने को तैयार है जो लोग। मैं देख के ही बोल रहा हूं, मैं ये कोई वो परीक्षा नहीं है, याद रखना नहीं रखना ये कोई विषय नहीं है। इच्छा शक्ति होती है। नया नियम किसने थोपा कि 190 सेकंड की हम पाबंदी रखेंगे। राष्ट्रभक्ति को, वंदे मातरम को 190 सेकंड में सुपोर्ट करके ये अपनी देशभक्ति बताना चाहते हैं। 190 सेकंड में बता दें। 3 मिनट 10 सेकंड 190 सेकंड। चैनलों पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए, मेरी पार्टी अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए उस देश के सम्मान के साथ खड़ी है। आप किसके साथ खड़े हैं? मैंने तो अभी इतना सा निवेदन किया, क्यों उस निवेदन से भाग रहे हैं? क्यों उस निवेदन? आप उदाहरण दीजिए कि हम ट्रेंड हो गए 190 सेकंड जो नियम बना, उस नियम में हम गायन कर सकते हैं। विरोध के साथ आप 190 सेकंड में नए नियम के साथ में सुमित जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए हुए नियम में गायन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अपने अनुभव। भूपेंद्र जी आपका रुख कह रहा हूं, देखिए एक तो व्यक्तिगत चुनाव होना चाहिए ना, संविधान भी हमें यह हक देता है कि वंदे मातरम कहना है, जनगण मन कहना है, या जो भी धर्म आपको अपनाना है अपनाइए, तो व्यक्तिगत चुनाव है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो व्यक्तिगत चुनाव के बीच जो राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलती है, जो जिस तरह से बात होती है, राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है, देशभक्ति की बात हो रही है, राष्ट्र धर्म पहले रखने की बात हो रही है, तो ये जो तस्वीरें बन रही हैं और जो ये विवाद हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया, कैसे रुकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं रुका तो इसका असर क्या होगा भूपेंद्र जी? देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की स्थापना की, उसको रचित आनंद मठ में लिखा, और उसके बाद राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत बड़ा योगदान था। और कांग्रेस ने इसने अपने अधिवेशनों में, अपनी पार्टी में कई बार गाया है, और शुरुआत वहीं से हुई है। आप पूरा इतिहास देख लें। लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में लोग करते रहे तो नरेटिव बनते रहे, लोग अपने अपना डिवीजन के रूप में करते रहे। हमारा संविधान बना 1949 में और 50 में लागू हुआ, और उसके बाद उसमें ये आया कि अनुच्छेद 19A में कहा गया है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की व्याख्या यह है कि व्यक्ति को किसी भी चीज का फ्रीडम है जिसमें राष्ट्र विरोध और राष्ट्रीयता का नुकसान ना हो। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा ये बात है। लेकिन वहीं पे 51A अनुच्छेद में यह कहा जाता है कि व्यक्ति को नैतिकता से पूर्ण ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो राष्ट्रभक्ति और नैतिकता से जिसमें प्रश्न चिन्ह लगे। अब यही रही गीत, राष्ट्रीय गीत गाने की, वंदे मातरम की। अब वंदे मातरम को लोग, लेकिन कोर्ट कभी ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसमें ये व्यवस्था है कि वह गाए, लेकिन साथ साथ ये शर्त तो है कि उसका सम्मान हो। अब सम्मान की दृष्टि कैसे होगी, अभी ये तो अलग प्रश्न है। देखिए, सबका अलग अलग है। जैसे अभी यश भारती जी कह रहे हैं, पहले भी डिबेट में रहे हमारे साथ, और उन्होंने यही बात रखी थी कि वो गा के बताते कोई भी, तो आज भी वो वही बात करते हैं। तो वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, और वो सही कह रहे हैं, उस बात को नहीं नकारा जा सकता। अब बीजेपी अपना काट कह रही कि हमारी राष्ट्रभक्ति के हिसाब से हमको इस तरह, तो इसी तरह से उनकी राष्ट्रभक्ति उनके हिसाब से। लेकिन अगर वह राष्ट्र जब गीत गाया जाता है और उस समय वो ऐसा कृत्य करते हैं जिससे राष्ट्र अपमानित होता है, तो वो निश्चित रूप से उनकी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रश्न चिन्ह लगता है। ये कोर्ट की एवेटेशन है। लेकिन साथ साथ ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपको सिर्फ मुस्लिम ने नहीं चुना और सिर्फ हिंदू ने नहीं चुना, भारत की जनता ने चुना। अब भारत की जनता क्या है, नैतिक मूल्यों के आधारित है। उसको भी अगर आप राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान नहीं सिखाएंगे, तो आप वो जनता से कैसे आप राष्ट्र प्रेम की भावना रखेंगे। तो इसी तरह से एक बड़ा सा डिवीजन, एक नरेटिव तैयार होगा, और जिसके कारण एक विभाजन की स्थिति बनती है। और वह विभाजन की स्थिति नेताओं को कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र नहीं होगा तो हम और आपकी राजनीति कहां से होगी। राष्ट्र के मूल्य नहीं होंगे, राष्ट्र के प्रश्न चिन्ह, राष्ट्र के गीत नहीं होंगे, राष्ट्र के स्तंभ नहीं होंगे, तो हमारी आपकी मूल्यता कहां रहेगी। उनके मूल्यता से ही हमारे मूल्य पे प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से जब आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने चुना है, तो आप उस चीज में
कहां पे से हार्ड लाइनर बन जाते हैं कि हमें हमारे धर्म में सिर्फ एक अल्लाह की तकदीर दी, एक ही ईश्वर की बात कही, हम वहां नहीं कर सकते। ये एक गलत चीज है। जब उस तो मेरा ये मानना है, लेकिन मेरा उस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की अगर आप चाहते हैं कि हम जिस लोकतंत्र से चुन के आए, या फिर आप चुनाव नहीं लड़े तो उस तरह से आए नहीं, हाँ। और जब आना है तो आपको सारे सर्वजन हिताय, देश का प्रधानमंत्री है तो वो मुसलमान हिंदू होगा नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत की जमहूरियत का प्रधानमंत्री है। इसी तरह से ये अगर पार्षद वह है तो वो राजनीति के पहले चरण का नेता है और वह एक पूरे पहले नियम का चरण नेता के है। लोकतंत्र। ठीक है, यश भारती जी, सम्मान को लेकर जब सवाल खड़े होंगे तो उसमें तो कटघरे के घेरे में आएंगे, चाहे आप हो, चाहे सुमित जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे राघवेंद्र ओझा हो, या कोई भी बड़े नेता हो, चाहे यहां तक कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो। उसी सम्मान की बात भूपेंद्र जी भी कह रहे थे, मत गाइए आप वंदे मातरम, कह दीजिए कि हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन जब बात उसके सम्मान की होगी तब तो आपको अपनी देशभक्ति दिखानी होगी ना यश जी। नहीं, देखिए राघवेंद्र भाई, माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में यह बात कही थी कि वंदे मातरम जीने की चीज है, केवल रटने की नहीं है, इसे दिल में बसाना चाहिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इसको राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, टूल बना रही है इसको। कैसे? तो मैंने बड़ा निवेदन पूर्वक फिर कह रहा हूं, हमें सिखा दीजिए 190 सेकंड में कैसे राष्ट्रभक्ति दिखाई जाती है। हमें सिखा दीजिए, मुझे रटना है ना, क्योंकि आप रटवा रहे हो, हम तो आपसे प्रशिक्षित होना चाह रहे हैं। आपके ट्रेनिंग कैंप हैं, 190 सेकंड नियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। हम अनुसरण करना चाहते हैं देशभक्ति का। अगर भारतीय जनता पार्टी हमको सिखाना चाहती है, सरकार, जैसा भी आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा, सरकार सबकी सरकार है, तो सरकार सबके लिए नियम लेके आई है ना। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें मीडिया के माध्यम से करा दें। आखिर इस बात में डर क्या है? मैं तो कह रहा हूं ये पढ़िए, खोलिए और बोल दीजिए, उसमें भी डर है। यानी 190 सेकंड का डर आपको खुद को है, 190 सेकंड का डर आपको खुद को है, जो नियम आप बना के लेकर के आओ। ये डर मेरा नहीं बनाया, ये डर का सवाल नहीं है, वो देख के पढ़ दे। अच्छा, 190 सेकंड में अगर राघवेंद्र जी, सुमित भाई ये कह रहे हैं कि इस सवाल में उलझने की, अरे नियम बनाया भाई, अगर नियम टूटेगा तो सजा होगी। सुन लीजिए ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप, एक ही चीज रट के आए। मुझे शर्म नहीं आया, मैं तो सीखना चाहता हूं। सुनिए ना, आप सिखाना नहीं चाहते, आपको भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या सिखाया जाए, उनको क्या सिखाया जाए? आपकी भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग की होगी, केवल लड़ो मरो कटो, लेकिन देशभक्ति का केवल नाम इस्तेमाल करो। आप साथ मत करो, अरे समय आप साथ मत करो ना। अगर कोई कह रहा है तो आप साथ करने की बात करो। आपके सहयोगी पार्टी के जिसका खंडन अरे समय नहीं है हमारे पास, आखिरी कमेंट ले लीजिए सुमित जी, आपसे जवाब मैं ले लूंगा। 30 सेकंड यस जी आपको दे रहा हूं। उनके लिए, उनको क्या सिखाया जो ये कह रहे हैं कि हम इबादत ही नहीं करेंगे, उसके सम्मान में भी वो खड़े नहीं रहे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए? 30 सेकंड। यस राघवेंद्र भाई, मैंने शुरुआत कही, जिन लोगों की बात चल रही, जहां की चर्चा चल रही, इंदौर नगर निगम की बात चल रही, मैंने शुरुआत करी, जिस पार्टी की बात चल रही है वो व्यक्ति पैनल में नहीं है। सबसे पहले उनका पक्ष आना जरूरी था ताकि ये बात चर्चा सार्थक हो पाती। अगर उनकी बात नहीं आ रही है तो ये बात कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह रहेगा, हम एक तरफा बात करते रहेंगे हमेशा। सुमित जी, आपके हिसाब से क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये अनिवार्यता या संवाद किसी तरह से आप बिठाने की कोशिश करेंगे? नहीं तो फिर ऐसे विवाद की तस्वीरें बनी रहेगी। यश भारती जी कहेंगे 190 सेकंड में सुनाओ, 190 सेकंड में सुनाओ। मैं तो नियम का पालन। शर्म आती है ये सोचकर कि कुछ लोगों को केवल भारत माता की जय बोलने में, केवल वंदे मातरम जैसे देश को सम्मान को बढ़ाने वाले शब्द यश भारती जी बोलेंगे वंदे मातरम? यश भारती जी नहीं, मैं इनके पीछे गाऊंगा। ये 190 क्या बोल रहा हूँ, ये 190 में करने में, 2 शब्द को बोलने में शर्म आ रही है। सीखने की बात कर रहे हैं, सीखा तो ऐसे ही जाता है। यश बात एक आदमी सिखाता है, दूसरे सीखता है। करना आप क्यों समय बर्बाद सुमित जी 30 सेकंड समय नहीं। आप इस अपमान का, एक देश के अपमान का एक बार खंडन नहीं किया आपने, एक शब्द आपने कांग्रेस को लेकर नहीं बोला। आप सुन नहीं पाए। चलिए ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपका बहुत शुक्रिया। यश भारती जी आपका बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वंदे मातरम जिसने आजादी के आंदोलन में जोश भरा, आज वही गीत सियासत के केंद्र में है। इंदौर से उठी आवाज और विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ राष्ट्रवाद का दावा, दूसरी तरफ राजनीतिक जवाब और बीच में खड़ी जनता। सवाल वही कि क्या मुद्दा भावनाओं का है या चुनावी गणित का? बहस जारी रहेगी और सियासत भी, लेकिन फैसला आपको करना है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।